चेयर ले आओ। जो है यहाँ पर थोड़ा सा इससे बच के आना बस। चेयर थोड़ा ना देख के बैठना, चेयर टूटी हुई है। हेलो, एक बार ऐसे देखना, जब मैं यहाँ से बोलूँ हेलो हेलो तो उसमें ब्लिंक करना चाहिए। हेलो हेलो हो रहे, ठीक है। चलिए गए, शुरू करते हैं। फिजिक्स की दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है? दूसरी क्लास है शायद ना, तीसरी क्लास है फिजिक्स की है। ओके, केमिस्ट्री में 2 ही हैं, फिजिक्स में तीसरी आज ना, 2 क्लासेस दोनों की हो चुकी हैं। सो लास्ट क्लास हमने स्टीरियड का कॉन्सेप्ट किया था। अच्छा, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार क्लास के लिए आ रहे हैं? मेरे को थोड़े चेहरे दिख जाए। आप जतिन नाम है आपका, ठीक है। और कौन बच्चा ऐसा है जिसने इसकी लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी फिजिक्स की? शायद बस जतिन आप ही है ना, और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने लास्ट क्लास? सबने अटेंड करी है? और ऋषि आप आए थे, ठीक है। तो मतलब बाकी सब बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड करी हुई है, ठीक है। सो जतिन, वैसे तो हम कोशिश करेंगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो फिनिश हो गया था। एंड आप लोगों के साथ 2 मिनट का एक रिकैप है जो हमने लास्ट क्लास करा था, उसको एक नज़र डाल लेते हैं बस, ठीक है, ताकि तुम लोगों को जो हमने पढ़ा है वो मेमोराइज हो जाए कि हाँ कुछ इसी तरह का हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। इसको हटा दो। ओके गाइज, सो अगर तुम्हें याद आए ना तो मेन तौर पर इस चैप्टर के अंदर ना हमने एंगल्स को डिस्कस करा अब तक ना। एंगल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया पूरा। ये शुरुआत से अगर चैप्टर की बात करें तो शुरुआत से तो बहुत सारा पढ़ा था। यूनिट्स पढ़ा था, क्या था, बेस यूनिट्स पढ़ा था, या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। और फिर हम एंगल्स पे आ गए थे। एंगल्स में तुम लोगों को पता है मैंने डिग्रीज के बारे में बताया था। हालांकि जो बच्चे लास्ट टू लास्ट क्लास नहीं आए थे उनको मिनट्स और सेकंड्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो जब बैकअप अटेंड करेंगे ना आप लोग तो ये पिछला वाला करा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद बैकअप करेंगे, क्योंकि फिर जैसे ही कुछ नए बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम एक बैकअप रख लेते हैं वीक के एंडिंग में, ठीक है। तो वो बैकअप भी बहुत जल्दी रखेंगे। लेकिन लास्ट क्लास जो मैंने तुमसे बातें करी थी ना, आपको पता होना चाहिए एंगल्स की 2 यूनिट होती है, एक डिग्रीज बोलोगे और एक रेडियंस। ऐसे ही जैसे कि मास की केजी और ग्राम होती है, वैसे ही एंगल्स की डिग्रीज और रेडियंस। बस ध्यान रखना था कि रेडियंस कितने डिग्रीज के इक्विवेलेंट है। तो हमने बोला 6.28 रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन ये कैसे हुआ? तो हमने पहले एक रेडियन को समझा कि एक रेडियन कितना एंगल होता है। तो जितना बड़ा किसी भी सर्कल में रेडियस होता है, अगर उतनी बड़ी आर्क लगाएं तो बोलो कितना एंगल बनता है, 1 रेडियन। और ऐसे कितने रेडियन लग जाते हैं ऐसे गोल गोल घूमने में कि 360 डिग्री बन जाए? 6.28 रेडियंस। गेट माय पॉइंट? तो ये रिलेशन तो हमें समझ में आया था। ये भी वही बात है, 6.28 मतलब 2 पाई रेडियंस ना। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमें समझ में आया था। फिर हमें ये भी समझ में आया था कि इसका एक फॉर्मूला बनता है, एंगल इज इक्वल टू बोलो क्या, आर्क अपॉन में क्या, रेडियस। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था। आर्क लगी हुई है, आर रेडियस तो 1 रेडियन, 2 आर्क की आर्क है तो 2 रेडियन, 3 आर्क की आर्क है तो 3 रेडियन। तो एंगल बराबर कितना आ रहा था, आर्क अपॉन में क्या, रेडियस। नहीं आ रहा याद देवदत्त? थे ना, इजी था ये बिल्कुल ही, है ना। क्वेश्चंस हमने बनाए थे, बस आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि कैसे हमने इसके ऊपर ये क्वेश्चंस बनाए थे। 10 बाय 10 कैसे करना है, वो 10 बाय 5 था बेसिकली। ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, 10 सेंटीमीटर की आर्क है, तो पता है कैसे काम करना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद मैंने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पे आपको लेके आया था। मैंने बोलता जितने भी 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है। जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। और प्लेन एंगल मेजर होता है रेडियन में, सॉलिड एंगल मेजर होता है स्टीरेडियन में, है ना। और ये स्टीरेडियन जो होता है बेसिकली, जैसे एक रेडियन मुझे पता है कितना होता है, एक रेडियस उतनी बड़ी आर्क तो 1 रेडियन, तो स्टीरेडियन कितना होता है, एक स्टीरेडियन। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी कि उस तरबूज के ऊपर अगर आप आर स्क्वायर एरिया का, कितने स्क्वायर एरिया का बोला, आर स्क्वायर, आर की ऐसे काटो, आर ऐसे स्क्वायर काटो ऊपर से। तरबूज भले ही स्क्वायर, लेकिन हमने क्या काटा, ऊपर से स्क्वायर काटा, समझ रहे हैं, स्क्वायर। और मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, पहले वो स्क्वायर है और वो सरफेस पे मैंने जो काटा वो क्या है, स्क्वायर है। वो स्क्वायर को ऐसे सेंटर से जोड़ा बेसिकली। तो वैसे करके तरबूज कैसे निकलता है, ऐसे करके। तो जो ऊपर का एरिया है अगर वो आर स्क्वायर है, अगर वो ऊपर का एरिया कितना है बोलो, दिस इज आर स्क्वायर, तो जो एंगल बनेगा सेंटर में कितना बनेगा, 1 स्टीरेडियन। तो अगर 2 आर स्क्वायर अगर हमारा ऊपर से एरिया निकलेगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 2 स्टीरेडियन। 3 आर स्क्वायर के लिए 3 स्टीरेडियन। और हम जानते हैं बेसिकली एक स्क्वायर का जो पूरा एरिया होता है वो 2 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर कितने स्टीरेडियंस बनाएगा बोलो, 4 पाई स्टीरेडियंस। इज दिस फाइन? ठीक है, यहाँ पे 4 पाई का मतलब 12.56 आर स्क्वायर।
तो 1 आवर्स के 1 स्टेरेडियन, 2 आवर्स के 2 स्टेरेडियन, 12.56 आवर्स के 12.56 स्टेरेडियंस। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था बेसिकली, हाउ मच सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियन इज सबटेंडेड बाय द स्फीयर ऑन इट्स सेंटर। तो आंसर क्या आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो पहला एमसीक्यू जो आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे करा दिया है, ठीक है। तो ये तो बच्चों लास्ट क्लास का 2 मिनट का रिकैप देना होता है कि टच में आ जाए हम टॉपिक के, तो वो सारा क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई इस चैप्टर के अंदर। हमने समझ लिया है कि एंगल्स की बेसिकली 2 यूनिट्स होती हैं मेन तौर पर। कौन कौन सी बोलो? एक हम पढ़ते हैं डिग्रीज और एक हम पढ़ते हैं रेडियंस। इतना पढ़ने के बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, जो कि कितना रहेगा 6.28 रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू, और ये रटना तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को, समझ में आ चुका है। इसके बाद बच्चों तुम लोगों को समझ में आएगी प्लेन एंगल होता है एक, और एक क्या होता है, प्लेन एंगल मेजर होता है रेडियन में और सॉलिड एंगल मेजर होता है स्टीरेडियन में। तो बस मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को 3 बातें ये कुछ समझ में आ गई होंगी, नहीं आ गई, क्लियर है यहाँ तक का, कोई डाउट तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम इसके आगे आज चलते हैं टॉपिक को लेके, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ बच्चों, ये सबके लिए नया है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आप लोग जो पहली क्लास से आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा कि मैंने यूनिट्स के बारे में तुम्हें बताया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी अटेंड करा है, पिछली क्लास से अटेंड करा है, उनको भी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल मैं बेस से ही बता रहा हूँ। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है ना इस टॉपिक पे टिका हुआ सारा, ये है डायमेंशनल एनालिसिस। ये है डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर ना ये लगा लीजिए कि 90% ऑफ द कंटेंट इज बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस। 10% छोटी मोटी बातें, बाकी सारा चैप्टर जो आने वाला है किसके ऊपर आने वाला है, डायमेंशनल एनालिसिस पे। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, इस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमारी जो पहली क्लास थी ना, उसी पे हमें वापस से आना पड़ेगा बच्चों, और समझना पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है बच्चों। आप लोगों को मैंने यूनिट्स के बारे में बताया था बच्चों, यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट्स का थोड़ा सा आप लोग याद करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं एक नंबर लिखूँ सिर्फ 5, तो उससे कुछ सिग्निफाई नहीं होता, लेकिन जैसे मैं 5 kg बोलता हूं तो आपको समझ में आता है कि ये तो मास की बात कर रहे हैं सर। मैं बोलता हूं 5, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बोलता हूं 5 सेकंड, तो क्या समझ में आता है, टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे ही बोलता हूं 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको समझ में आता है टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 5 मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। तो यूनिट मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, यूनिट कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ अटैच हो जाती हैं तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रेफर करने लग जाती है। सिंपल, मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, कुछ भी चीज जो हम पढ़ते हैं अपने पास, रेजिस्टेंस, करंट, ये सब जो टर्म्स पढ़ते हैं ये सारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। और मैंने क्या कहा दोबारा सुनिए, किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ कुछ ऐसी टर्म्स जब लगती हैं जो किस तरफ इशारा करे, बोलो, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की तरफ इशारा करे, तो ऐसी टर्म्स को हमने क्या नाम दिया, यूनिट्स नाम दिया। कि भैया ये भी एक यूनिट है, केजी, सेकंड भी एक यूनिट है, मीटर भी एक यूनिट है, डिग्री सेल्सियस भी एक यूनिट है। बिकॉज ये टर्म्स अगर हमारे किसी मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ जाती हैं तो ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, बोलो, क्या करती हैं, इशारा करती हैं। जैसे कि मैंने जैसे ही बोला कि 5 kg, तो आपको किसकी तरफ इशारा गया, मास की तरफ। लेकिन उसी 5 के पीछे डिग्री सेल्सियस लगाया तो किसकी तरफ इशारा गया, टेम्परेचर की तरफ। जैसे उसी 5 के पीछे केल्विन लगाया, किसकी तरफ इशारा गया, टेम्परेचर की तरफ, गया ना। तो बेसिकली यूनिट्स क्या है, तो यूनिट्स आर दोज स्पेसिफिक टर्म्स, दीज आर द स्पेसिफिक टर्म्स व्हिच व्हेन एसोसिएटेड विद एनी मैग्नीट्यूड, जो कि जब किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, बोलो, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, रेफरेंस टुवर्ड्स सम फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, बोलो, क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगी। दीज स्पेसिफिक टर्म्स आर कॉल्ड यूनिट्स। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो ये ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स है जो किसी मैग्नीट्यूड के साथ अगर जुड़ जाती हैं तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रेफर करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो, यूनिट्स बोलते हैं। बहुत ईजी और आसान से शब्दों में बात करी गई है। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, हमारे पास 2 तरह की यूनिट्स हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। टॉपिक इसी को आगे बढ़ाना है तो मैं यहीं से दोबारा समझा देता हूं। तो एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बात ये बच्चों, हमारे आसपास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो बच्चों बहुत सारी है। मैंने तो कुछ कुछ नाम लिए थे बस आप लोगों के लिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड देयर आर सो मेनी, है ना। एक्सलरेशन, वर्क डन, आपके लेवल पे कुछ पड़ी हुई हैं, हम कुछ और बोलेंगे तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें पूरी साइंस के अंदर तो कई हजारों हैं। अब कई हजारों के लिए तो कई हजारों यूनिट भी हैं। अब क्या सबकी यूनिट याद करी जाए तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। अगर मान लो इस दुनिया में अभी तक मान लेते हैं हमने जितना भी काम किया है, हमारे पास 1000 फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब 1000 यूनिट भी हैं, और 1000 यूनिट याद कर पाना आसान बात तो नहीं है। तो
तो लेकिन यहां पर हमें समझा है, हमने क्या करा, यूनिट्स को दो कैटेगरी में बांटा। एक बांटा फंडामेंटल यूनिट, एक बांटा ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं बच्चों जो खुद किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, इनका अपने आप में खुद का अस्तित्व है, ये खुद किसी से मिलके नहीं बनी हुई, बट इनसे मिलके, इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं। समझाने की मैं कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे पास बस 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट जो है वो बेस हैं। अब उसके बाद आप क्लास में जितने ही बच्चे बैठे हो सबके नाम देख लो, उन 26 के ही कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। वैसे तो नाम तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, लेकिन सबके सब उसी 26 अल्फाबेट से बने हुए हैं। विकास का, जितिन का, प्रिंस का, ठीक है, रौनक का, किसी का भी नाम देख लीजिए, सबके सब उन्हीं 26 अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बने। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि इस दुनिया में ना सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज थी जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, इनका अपना इंडिविजुअल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है, बट जो बाकी सब है ना वो इन्हीं 7 के कॉम्बिनेशन से क्या हो रही है, तैयार हुई है। उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। उनको क्या बोलते हैं, ये होती है बेस यूनिट। समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें एक मास आता है, मास खुद किसी से नहीं मिलकर बना, अपने आप में इंडिविजुअल है, केजी में मेजर करते हैं। लेंथ होता है, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम होता है, सेकंड में करते हैं। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। अब कहीं डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा यूनिट बच्चों केल्विन होता है, ठीक है। इसके बाद करंट होता है, एम्पियर, सबने सुना है। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा आप चर्चा में अभी है नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होता है, डोंट वरी, केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले, शायद नेक्स्ट क्लास में, उससे अगली क्लास में तो 100% मोल पे हम पहुंचेंगे। कल हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया है, हम नेक्स्ट क्लास में मोलर मास डिस्कस करने वाले। तो ये आने वाला है केमिस्ट्री में, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर होता है मोल में। आपने आज तक नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 9th की बुक में ये था, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ये बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है, कैंडेला में नापते हैं। किसमें नापते हैं, कैंडेला में। तो ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं बच्चों जो खुद किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, बट इनसे मिलकर बहुत कुछ बना हुआ है। उन सभी क्वांटिटी को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपने टॉपिक पे वापस से आएंगे और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला जैसे मान लो स्पीड है, अब स्पीड की भी यूनिट सब बच्चों ने पढ़ी है, बोलो क्या पढ़ी है, मीटर पर सेकंड। अब वो कैसे पढ़ी, मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो बन गया मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा यार ये जो मीटर पर सेकंड है भले ही एक नई यूनिट है, लेकिन किस किस का कॉम्बिनेशन है, लेंथ का मीटर और टाइम बोलो किसका, सेकंड का, है तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। मैंने बोला बेस 7 है और बाकी इन्हीं के अलावा देखो 7 में स्पीड नहीं है, 7 में स्पीड नहीं है। तो स्पीड की जो यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट है। कैसी यूनिट है बोलो, ड्राइव्ड यूनिट है, कि वो इन्हीं 7 से मिलके ही बनी हुई है। और मैंने क्या बोला, इन 7 के अलावा सारी क्वांटिटीज बोलो कैसी होती हैं, ड्राइव्ड होती है। कैसे होती है बोलो, ड्राइव्ड। समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या, टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन लेने की नहीं भी आता फॉर्मूला, सर मुझे तो फॉर्मूला नहीं आता, चिंता मत करिए। जितना हम पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, हम नए नए फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे और ये याद भी होते जाएंगे, तो डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, तो वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में होता है, सेकंड में। अब ये s की पावर 1 ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा, s की पावर -1, और बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो s की पावर कितना हो जाएगा, -2, तो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वही लेंथ है और बोलो क्या है, टाइम है, लेंथ और टाइम। तो यूं भी बोल सकते हो कि ये ऐसे भी है, चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स के अंदर। तो ये लेंथ है और ये टाइम है। फिर दोबारा एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन, किसका बोलो, लेंथ और टाइम का, है ना। तो ये भी कैसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट। चलो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसमें होएगा, केजी में। एक्सेलरेशन किसमें होएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तुमने न्यूटन बोला हुआ है, ताकि बार बार ना ये ना बोलना पड़े। देखो फोर्स ना बच्चों बहुत प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूनिट है। आप बार बार बोलेंगे 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगाओ, 15 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगाओ। कह रहे बार बार ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत बोलना पड़ रहा है, न्यूटन बोल दो। क्या बोल दो, न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऐसे बोल दो। लेकिन न्यूटन होता क्या है, it's kg meter per second square, means this is nothing but it's a combination of some combination of mass, length and time. mass, length, time, mass, length, time. तो बेसिकली न्यूटन कोई नई यूनिट नहीं है। बेसिकली हमने क्या बोला, न्यूटन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन्हीं में से किसी ने किसी का बोलो क्या है, कॉम्बिनेशन है। फिर गए वर्क पे, सर वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है बच्चों, न्यूटन्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोलो, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को बेसिकली हम क्या बोलते थे, जूल बोलते थे। और आपको लगे सर मेरे को तो ऐसे नहीं करना, तो बोलो फोर्स की यूनिट बोलो क्या थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी भाई, कैसे आया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रिंस नहीं आ रहा समझ में, है ना। और बोलो डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा बच्चों, मीटर में। तो बोलो कितना आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इतना बार बार ना बोलना पड़े कि भैया 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का काम करो,
बार बार ना बोलना पड़े, इसको क्या बोल दिया गया, जूल बोल दिया गया। तो जूल भी बच्चों कैसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो मैंने तुम लोगों से क्या कहा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब तक मैंने यहाँ पर 3-4 लिखी, स्पीड लिखा मैंने, एक्सलरेशन लिखा मैंने, फोर्स लिखा मैंने, वर्क लिखा, ये चारों वैल्यूज देखी मैंने, और चारों को मैंने देखा वो इन्हीं सबका बोलो क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब सर इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स में 7 ही यूनिट्स बेस हैं। बेस कहने का मतलब ये 7 किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, बट इस 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबकी जो भी यूनिट है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो जूल है, चाहे वो व्हाटएवर, मीटर पर सेकंड जो भी है, वो इन 7 में से ही किसी ने किसी का बोलो क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने बोला 2 तरह की क्वांटिटीज हैं, बोलो कौन कौन सी, एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं या बेस और फंडामेंटल यूनिट्स, एक ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल होती है दोज यूनिट्स व्हिच आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, जो किसी और से नहीं बनी हुई, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर कॉल्ड देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है बोलो? 7 है। 7 याद हो जाएंगे टाइम के साथ, चिंता मत करिए। और बच्चों ड्राइव्ड क्या होती है? दोज यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले यूनिट्स को बोलो क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। इज दिस फाइन? मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कोई मतलब ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आए। इज दिस फाइन और नॉट? सो गाइज अभी मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूँ उस पे आते हैं बच्चों, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम लास्ट पे जा चुके हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पर। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही चोर भी आ गया क्या? चलो भैया है, ठीक है गाइस। सो ये तो मुझे समझ में आ गया, इसको मैं साइड में रख देता हूं कि ये मेरे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैं इनको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलूंगा और इनको 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी भी बोल सकता हूं। बेस समझ रहे हैं ना बात को, कि भैया दुनिया भर की हजारों फिजिकल क्वांटिटी है, बट 7 ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको बेस माना गया है। उसके बाद बाकी सब तो उन्हीं के थ्रू बनती है भाई, बाकी सब तो केजी के थ्रू बन रही है। केजी मतलब किसके थ्रू बोलो? मास के थ्रू बन रही है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा, यूनिट्स तो समझ ली, अब हम समझने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूले को। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले को बच्चों हम लोग लिखते हैं ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है? और वैसे कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटी है बोलो? 7 है, जिसमें मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, अपना करंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, ये सब आता है। लेकिन हमें करना क्या है, जनरली हमारे लेवल पे ना 11th में फिलहाल 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं, वो है मास, लेंथ और टाइम। करंट आपकी पूरी 11th क्लास की फिजिक्स में नहीं है, करंट आएगा कब? 12th में, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थोड़ा बहुत कभी कभी आया, लेकिन फिजिक्स में मैंने कभी नहीं देखा कि आप लोगों को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई यूनिट वाला यहाँ पर आया। केमिस्ट्री में आएगा, वहां कर सकते हैं बच्चों, तो वो भी नहीं आता। टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन किसके मिलने वाले हैं? मास, लेंथ और टाइम। अब सुनिए, मुझे बताइए, मास तो अपने आप में एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें तो लेंथ और टाइम का कोई सीन है नहीं। तो हम बोलते हैं कि अगर इसकी यूनिट जैसे केजी है, किसकी यूनिट बोलो क्या? केजी। तो हम बोलेंगे इसमें मास का टर्म है, बट लेंथ का टर्म 0, लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है। टाइम का टर्म बोलो कितना? 0। चाहे तो लिख सकते हैं कि भैया केल्विन का टाइम वो भी 0 है बेसिकली, और चाहे तो भैया और का भी लिख सकते हैं, जैसे करंट का, एम्पियर का भी कितना है बोलो? 0 है। लेकिन सबका लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 का लिख दीजिए, बोलेंगे मास 1, L0, T0। बात थोड़ी कम समझ में आएगी, थोड़ा सा वेट करिए, आएगी समझ में। इसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए कोई और चीज लेता हूं, सपोज दैट मैंने लिया स्पीड। क्या लिया? स्पीड। अब सब बच्चे जानते हैं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सब बच्चे जानते हैं, जस्ट फॉर्मूला पता हो, बस कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ डिस्टेंस किस में होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ में, और टाइम किस में होता है? टी में। तो ऊपर का डायमेंशन होगा एल में, नीचे का बोलो किस में होगा बच्चों? टी में। ऊपर का एल में, नीचे का टी में, बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल तो 1 और टी -1, एल तो 1 और टी -1। तो अब या तो इसका डायमेंशन पता है क्या लिखेंगे, या तो इसका डायमेंशन लिखा जाएगा LT -1, या तो ये लिखा जाएगा LT -1, या चाहे तो आप लिख सकते हैं M0 L1 T-1। दोनों ही बिल्कुल क्या होते हैं बोलो? करेक्ट होते हैं। मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि स्पीड में मास का कोई कॉम्बिनेशन, स्पीड इज बेसिकली a combination of some length and time, and the dimensional formula for the speed will become LT-1 या L1 T-1। Is this fine? So what are the dimensional formulas? Dimensional formulas आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो किन किन बेस फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, बस इतना ही है।
स्पीड किस किस के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है? लेंथ और टाइम। जो तुमने बेस फिजिक्स में 7 के नाम लिए थे, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ऐसे लिए ना 7 के नाम। तो बोलना चाह रहा है कि स्पीड बेसिकली 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका बोलो? सम लेंथ एंड सम टाइम। और आप जानते हो स्पीड आपको यही बताता है। मैंने बोला गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो कहना चाह रहा है कि ये 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर करती है? 5 मीटर। तो कुछ लेंथ का कुछ टाइम के साथ बोलो क्या चल रहा है? रिलेशन चल रहा है। और उसी बात समझ में आ रही है मैं क्या चल रहा हूँ? नहीं आ रही भाई बात समझ में। जितने कुछ डाउट लग रहा है इसके अंदर, अभी और सीखते हैं। चलिए बात करते हैं अगली। सपोज दैट मैंने बोला एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन क्या होता है बच्चों? तो आप बोलते हैं एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या? टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज का छोड़िए, वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी तुम्हारे लिए भी एक ही चीज है, बाद में बताएंगे क्या अलग, इनमें अलग क्या होता है। तो भैया वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बेसिकली क्या होता है बोलो? LT माइनस 1। अरे अभी तो निकाला है ऊपर डायमेंशन क्या होता है बोलो स्पीड का? LT माइनस, और नीचे बोलो इसका डायमेंशन क्या होगा? T। अब इतना मैथमेटिक्स तो आता है ना, T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा? T की पावर माइनस 1। तो बोलो क्या बन जाएगा ये? LT माइनस 1 T माइनस 1। बोलो कितना बन जाएगा नेटशेल? बोलो LT माइनस 2। L क्योंकि बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो आप बोलेंगे इसकी डायमेंशन क्या बनने वाली है? इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, या तो लिख दो LT माइनस 2, या फिर बोल दो कि मास तो इसमें है नहीं और L 1 है और T माइनस 2 है। वैसे आप इसकी यूनिट पे ध्यान देंगे ना तो आपको दिखेगा वो यही थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक ही नहीं? बोलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर माने लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का पावर -2। बस ये लगा लीजिए कि यूनिट छोड़ के हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखना स्टार्ट कर दिया। बस जब यूनिट लिखता हूं मैं मीटर लिखूंगा, टाइम की जगह पे क्या लिखूंगा? सेकंड लिखूंगा। और जब मैं L और T यूज कर रहा हूं तो मैं फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूनिट लिखना चाहूंगा तो इसी को लिखूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली मुझे क्या करना है ना बच्चों, अब कुछ नहीं है। आपको जो मैं डायमेंशनल एनालिसिस करा रहा हूं ना, उसका पहला टॉपिक जो था वो मैंने टॉपिक नहीं लिखा बच्चों। जो पहला टॉपिक मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, दिस टॉपिक इज, जो टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है इसका नाम? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का बोलो क्या लिखने वाला हूं? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का मतलब ये है कि मैं शो करूंगा कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं 7 का बेसिकली बोलो क्या है? कॉम्बिनेशन है। बस मेरे को वही दिखाना है इनको करके, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, लेंथ का, टाइम का, फलाना का, ठिकाना का। उसके लिए लेकिन मुझे प्रिंस क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बिना खेल बनने वाला। अब फॉर्मूला कैसे याद होगा? जैसे जैसे हम अपनी फिजिक्स में और अंदर जाते जाएंगे, जैसे आप कहें सर सारे फॉर्मूले तो मुझे याद नहीं है। अभी तक तो मैं जितने भी फॉर्मूले बात करूंगा वो सब वाले करूंगा जो 9th और 10th में थे। मैं 11th 12th के फॉर्मूलों की बात अभी नहीं करूंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि थ्रू आउट द सिलेबस चलेगा उज्जवल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर चैप्टर में आप लोग 10 चीजें पढ़ लेते हो। जैसे आपने करंट चैप्टर स्टार्ट किया तो आपने करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ी, पावर पढ़ी ना, वर्क पढ़ा। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हम सबकी बोलो क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी सबकी बोलो क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकाला करेंगे साथ के साथ। लेकिन अभी हम वन गो में जितनी हमें आती है पहले उनको निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे तो सारी आती है, आपको जितनी आती है उतनी की कोशिश करते हैं। सो गाइस बात करते हैं फोर्स की। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन। चलो बताने की कोशिश करो बच्चों, मास का डायमेंशन क्या होगा? m। मास तो मास है, केजी में होगा, m में होगा। और बोला एक्सलरेशन किसमें होता है? तो एक्सलरेशन निकाल चुके हैं, LT माइनस 2। क्या है? तो LT माइनस 2। बोलो डायमेंशन क्या बन गया? M1 L1 T माइनस 2। अरे कुछ नहीं तो बनी ना। तो M1 L1 T माइनस 2। वैसे याद करो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन बोल देते हो। नहीं आया समझ में, है ना? कोई भी डायमेंशन उठा लो बच्चों, कोई भी डायमेंशन उठा लो। आप लोग करेंगे ट्राई, कुछ फॉर्मूला मैं बता दूंगा, काम आप करेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है, मैं नहीं करा रहा बच्चों। डायमेंशन आप लोग करेंगे सारी की सारी, जल्दी से करिए। पावर का बोलो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। चिंता मत करिए, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है पावर का। ठीक है, इसके बाद मोमेंटम को बताएगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू v। वेरी गुड, ओके। एरिया किसी चीज का वो कैसी डायमेंशन लेगा आपको सोचना है थोड़ा सा। बताऊंगा नहीं फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। वॉल्यूम कौन सी डायमेंशन लेगा? ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो।
प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता? अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, याद नहीं करा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो कोई नहीं आता, सो वेट करेंगे थोड़ा सा, जब हम इन चैप्टर्स में आएंगे 11th क्लास में प्रेशर भी आएगा, फोर्स भी आएगा, वर्क भी आएगा, पावर भी आएगा, सब पढ़ेंगे। तो प्रेशर आता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा ओके, एंगल बताऊंगा नहीं, यूनिट नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको ट्राई करना है। एंगल का भी आपको बताना है। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? अरे किसी का तो आता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? हाफ mv स्क्वायर, फिर ये रही मास, ये रही वेलोसिटी, अब सर स्क्वायर आ गया तो कोई नहीं, इसका मतलब 2 बार वेलोसिटी है। LT माइनस 1 का स्क्वायर है, LT माइनस 1 का, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो करेंगे ना, ट्राई करो। इसके बाद मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी, चलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, मास एंड g इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g कुछ नहीं है, एक्सलरेशन ही है, ठीक है, बस ये ग्रेविटी की वजह से एक्सलरेशन होता है। और h बोलो क्या है, हाइट है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं 5 मिनट का समय देता हूं, आप लोगों को जितनी हो पा रही है ना उतनी की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। ट्राई करेंगे जतिन, ट्राई करो, जितना हो पा रहा है उतना ट्राई करो। एनसीईआरटी बुक है किसी बच्चे के पास, दिखाना, देवदत्त बुक दिखाओ। ये पहले वाली बुक है, सबसे पुरानी बुक है ये। कुछ बन रही है, नहीं बन रही बात? एरिया, आप एरिया का कोई भी फॉर्मूला लगा दो जो आपको लगता है। किसका एरिया जानते हो? स्क्वायर का एरिया जानते हो क्या होता है? साइड इंटू साइड। सर्कल का जानते हो? पाई आर स्क्वायर। किसी और का जानते हो? जिस भी चीज़ का एरिया जानते हो उसका फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सबका एक ही डायमेंशन मिलेगा। सो गाइस चलिए देखते हैं आप लोग कितना सही कर रहे हैं, पता होना बहुत जरूरी है, कहीं सारे गलत करते चले जाओ। सो वर्क की बात करते हैं। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मुझे एक बात है, फोर्स तो निकालना आता है ना डायमेंशन में बच्चों। फोर्स क्या था? मास इंटू एक्सलरेशन। क्योंकि मुझे एक्सलेशन नहीं आता, तो एक्सलेशन क्या था? एक्सलेशन क्या था? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो वेलोसिटी क्या थी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ऐसे वेलोसिटी का मुझे पता है LT - 1, वेलोसिटी LT - 1 डिवाइड बाय टाइम, तो LT - 2, एक्सलरेशन LT - 2, ये रहा मास, तो मेरा फोर्स का होता है m1 L1 T - 2।
और ये तो मैं आपको सलाह दूंगा कि फोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। डायमेंशन याद करके रखिए m1 l1 t-2, ठीक है। वो जरूरी नहीं है 1 1 लगाना, लेकिन आपको समझ में आता है कि फोर्स का डायमेंशन ऐसा कैसे नहीं आ रही बात समझ में। जब फोर्स का डायमेंशन समझ में आ चुका है तो मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट किस में होगी? लेंथ में तो होगी ना, मीटर में तो होगी ना एक तरीके से। तो बोलो कितने डायमेंशन आ जाएगा? L1 और L1 मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना हो जाएगा? L2। तो बोलो कितना हो जाएगा? M1 L2 t-2। इज दिस फाइन? कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पावर। अब पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का डायमेंशन सब बच्चे बोलो कितना है? वर्क का डायमेंशन, वर्क का है m1 L2 t-2 और टाइम का डायमेंशन है बच्चों t। तो फटाफट से बताओ कितना आंसर आने वाला है? m1 L2 और t की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर -2 t की पावर -1, बेस सेम होने पे पावर ऐड, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। मान के चले इतना आता है ना, नहीं आता मैं एक बार समझा दूंगा, बाद में तो होता रहेगा। क्लियर है ना? तो कितना आएगा बोलो? t की पावर -3 आएगा बच्चों। तो ये होता है हमारा पावर का। अच्छा, इसमें समझ में आता है पावर ना बेसिकली कहीं ना कहीं मास, लेंथ और टाइम तीनों पर डिपेंड करती है। मास, लेंथ और टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि मुझे सिर्फ वर्क और टाइम दिखता है यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है वर्क कहीं ना कहीं मास और लेंथ पे डिपेंड कर जाता है। इसलिए मास, लेंथ और टाइम तीनों पे डिपेंडेंसी आती है। किसकी? बोलो पावर की। रौनक नहीं आ रही? बात समझे आ रही है? पक्का डाउट लग रहा था? बोलो सौरभ, श्योर? अरे तो खुश रहो, इतने उदास क्यों लग रहे हो? मास इंटू वेलोसिटी। मास बोलो किसमें होगा? m में होगा। वेलोसिटी किसमें होगी? बोलो LT-1। तो कितना होगा बच्चों? m1 L1 t-1। ठीक है, फाइन। चलिए एरिया की बात करते हैं। अब एरिया में क्या करें सर? बच्चों एरिया जिस मर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो। बोलो कैसे? जैसे एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? होता है ना किसका? बोलो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब कोई भी साइड किसमें होगी? लेंथ में। इतने मीटर इतने मीटर, ऐसी तो होगी ना। तो लेंथ इंटू लेंथ, बोलो कितना आएगा? डायमेंशन आएगा L²। या तो लिख दो L², या लेंथ इंटू ब्रेथ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है जतिन कि ब्रेथ भी तो अपने आप में एक लेंथ ही है ना। वो बोलने में बोलते हैं कि लेंथ और ब्रेथ, लेकिन डायमेंशन की अगर वो डायमेंशंस में आएंगे 7 डायमेंशंस में, तो लेंथ हो वो भी मीटर में है, ब्रेथ हो वो भी किसमें? बोलो मीटर में। तो दोनों चीजें हैं तो लेंथ का ही पार्ट ना। मास तो नहीं है, टाइम तो नहीं है, करंट भी नहीं है ना, तो वो है दोनों लेंथ ही। तो इसलिए बोलेंगे लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि हमने डायमेंशन में जो भी दूरी है ना लेंथ वाली चीज को हमने L नोट करा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, साइड इंटू साइड से बोलो क्या आ गया बच्चे? L² आ गया। L² को मैं और क्या लिख सकता हूं? बोलो m0 L² t0। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक और बात बता देता हूं आपको। सोचो एरिया का मामला साइड इंटू साइड याद नहीं आया, कौन सा याद आया? πr² याद आया। सब बच्चों को एरिया याद आया कि सर मेरे को सर्कल का एरिया आता πr²। तो बच्चों देखो पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है ना? आर है, रेडियस है। अब रेडियस की तो यूनिट होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ पाई की वैल्यू कितनी, तो आप बोलते हो 22/7। कोई यूनिट लगाते हो क्या पीछे? नहीं लगाते। कांस्टेंट की यहाँ पर कोई यूनिट यहाँ पर या नहीं है बेसिकली। ठीक है ना? कुछ कांस्टेंट्स की होती है, वो बताएंगे आपको बाद में। तो आर की बात करते हैं बेसिकली। तो आर किस में होता है? बेसिकली लेंथ में होता है ना? तो लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ का स्क्वायर है बेसिकली। तो बोलो क्या बोलोगे? L² आ गया, बिकॉज पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं। तो किसी भी से भी निकाल लो, मैं कह रहा हूं किसी से भी निकाल लो, चाहे πr² से निकालो, चाहे साइड इंटू साइड से निकालो, चाहे रेक्टेंगल के उससे निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो भी वो दोनों ही लेंथ है। तो लेंथ का स्क्वायर ही आएगा। बोलो एरिया का यही डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आई जितनी बात समझ में? आप कोई सा भी एरिया लगा लो, आप करो 4πr²। सर मेरे को तो उसका याद है स्क्वायर का 4πr²। तो 4π का तो कोई यूनिट होना नहीं, कोई डायमेंशन होना नहीं। r² का कितना हो जाएगा? L²। तो फिर से कितना आएगा? बोलो L² आएगा। ठीक है ना? तो कांस्टेंट से कोई डायमेंशन नहीं होता। बाद में यही इसका एक लिमिटेशन भी बनेगा, बताएंगे बाद में। वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम, किसी का भी वॉल्यूम बताओ बच्चों। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे पढ़ा है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, तो मुझे बताना तीनों ही बोलो क्या है? अब तीनों ही लेंथ है ना, 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर जो भी है, तो है तो तीनों लेंथ ही ना। तो बोलो कितना आएगा? L³। और थोड़ा सा याद कराऊं, मैथमेटिक्स के अंदर एरिया के पीछे यूनिट क्या लगा रहे थे? मीटर स्क्वायर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? और वॉल्यूम के पीछे क्या लगाते थे? मीटर क्यूब, है ना? तो वही तो है L³ और L²। ठीक है, सो बोलो कितना आएगा? तो m0 L3 और t0। और बच्चों ये सोचने वाली बात भी है, जब हम किसी चीज का वॉल्यूम बता रहे होते हैं तो उसमें कहीं पे भी मास का और टाइम का कोई लेने देना, हाँ लेंस का है, क्या ज्योमेट्री है उसकी सिस्टम की, उसके हिसाब से वॉल्यूम जरूर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि 3 तरह की चीजों पर डिपेंड करेगा, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है, इसके हिसाब से वॉल्यूम आएगा। तो 3 लेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम आ गया L³। मतलब मुझे एक बात समझ में आएगी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए बस। जिसको फॉर्मूला आता है वो खेल निपटा देगा इसका। बोलो क्लियर है कि नहीं? और वो टाइम के साथ आएगा, एकदम से नहीं आने वाला। चलिए बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
अब फोर्स बोलो क्या डायमेंशन रखता है, m1, ये तो फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब नीचे एरिया बोलो, एरिया बोलो कितने में, एल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे बचेगा एल की पावर 1, और वो एल की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, तो l माइनस 1 और t माइनस 2, तो पूरा फॉर्मूला बन गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2। कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों एंगल। अब ये एंगल के बारे में जो बच्चों ने मुझसे लास्ट क्लास अटेंड करी है, दे वेरी वेल नो अबाउट दैट कि एंगल क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है एंगल, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। चलिए जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास, आपको बस अभी ध्यान देना, पहले जो आए थे, एंगल बराबर क्या बताया था मैंने, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क किस में थी बोलो, लेंथ में, रेडियस किस में थी, लेंथ में, तो ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में। आंसर बोलो कितना आया, कट गया पूरा, तो m0 l0 t0, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलो, डायमेंशनलेस। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं। अच्छा जितिन आपको लगता है सर मेरे को तो समझ में नहीं आया आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या बच्चों तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एंगल जैसे tan थीटा वगैरह लिखते थे तुम लोग, तो तब tan थीटा के लिए क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बोला था। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी 10th का पेपर देके आए हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन भी था तुम्हारा। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ है, बेस भी बोलो क्या लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट गई तो बोलो क्या हो गया, खत्म, मास है नहीं, टाइम है नहीं, तो m0 l0 t0, फाइन, खुशी, यही है। तो मैं बोलूंगा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी अभी एंगल्स के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कि एंगल का यूनिट होता है। यूनिट बोलो क्या होता है, डिग्री, या फिर बोलो क्या होता है, रेडियन। होता है कि नहीं होता मुझे बताओ, डिग्री होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड में चला तो स्टी रेडियन होता है। तो भैया आपसे एक सवाल करेगा, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट तो है बट वो डायमेंशनलेस है। मतलब यूनिट तो है उसकी बट उसके पास कोई डायमेंशन, वो इन 7 बेस फिजिकल डिपेंड नहीं करती। कौन सी है बोलो, एंगल है। कौन सी है, एंगल है। बाकी सब करती हैं, उनकी यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, बट ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस है। तो 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं करवाता हूं, चिंता मत करिए, वो एमसीक्यू टाइप में कराता हूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया, और करना कैसे था वो समझ में आ गया, सिद्धि समझ में आ गई बात ये वाली, ये नहीं आई, श्योर ना। चलिए काइनेटिक एनर्जी आते हैं बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। बच्चों हाफ का तो कोई रोल है नहीं, कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ जरा mv स्क्वायर बोलो कितना, m बोलो किसमें बच्चों, मास, एंड वेलोसिटी क्या होता है बोलो, lt माइनस 1, इसका बोलो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मान लो मास अलग है, अभी फिलहाल अलग कर देते हैं, और वेलोसिटी है lt माइनस 1 का स्क्वायर, फाइन, यही है। अब मुझे बताओ जरा, या तो यूं लिख दो lt माइनस 1 lt माइनस 1, 2 बार lt माइनस 1 है, ऐसे कर दो, या lt माइनस 1 का रोनो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा बताओ जरा, m1 आएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, और फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो बन गया -2। कितना बन गया, और मान लो कि अगर आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करते, lt माइनस 1 एक बार लिखा, lt माइनस 1 एक बार लिखा, तो l इंटू एल कितना हुआ था, l स्क्वायर, और t माइनस 1 फिर t माइनस 1, बेस सेम होने पे पावर ऐड होकर फिर से -2 आता कि नहीं आता, समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं आया समझ में। हाफ mv स्क्वायर यार, m ये रहा, v स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर करा, आ गया बच्चों m1 l2 t माइनस 2। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी बोलो मतलब बच्चे, मास बोलो किसमें बोलो, m, g क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ग्रेविटी की वजह से है तो एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन किसमें होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर। अब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने पढ़ा है, अभी ये डायमेंशन एक्सेलरेशन की कहाँ की, ये पीछे देखो lt माइनस 2, lt माइनस 2, तो मुझे पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली, या lt माइनस 2, और h बोलो किसमें होता है, l में होता है, h किसमें होता है, l में। बोलो कितना आंसर आया, आंसर कितना आया, m1 l2 t माइनस 2। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कितना है m1 l2 t माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी का, वर्क का, सही है, सेम है। अब सुनिए, इन सबकी यूनिट भी सेम होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें होती है, जूल में, एनर्जी जूल में होती है, वर्क भी किसमें होता है, जूल में होता है। जब यूनिट सेम है तो वो डायमेंशन तो सेम आनी ही है, नहीं है ना बात समझे। अरे क्योंकि जूल तुमने किसको लिखा था, न्यूटन इंटू मीटर को ही तो लिखा था ना बच्चों, तो वो सबके लिए सेम बनने वाला है, और विषय नहीं है बात समझ में। और नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूले तो आ गए ना समझ में, क्वेश्चन तो करना आ गया ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। तो कैसे डायमेंशंस निकालनी है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप लोग जब इसको देख लीजिए, कुछ दिक्कत लग रही है तो मुझे बताइए फटाफट से।
देख लो एक आध कोई इंपॉर्टेंट सी कुछ अगर लगता है। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नोट करते चले। कुछ और क्वेश्चंस मैं निकाल के आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए। एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को नोट करने हैं और इनको ट्राई करना है अभी के भी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं समझाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं आप खुद ही ट्राई करें। ठीक है, देखते हैं आप खुद से कितना सोचते हैं इन चीजों को। पहले वाले का आंसर सबको क्लियर है? पहले ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है? डायमेंशन लेस सर एंगल ही है बस। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तो बच्चे भी ट्रायल पे ही हैं, बाद में ले लेते हैं इनकी 11th क्लास के अटेंडेंस बाद में लेंगे। बनी कुछ बात समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ दिस, कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो इसका है। एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ का जो डायमेंशन बन रहा है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी का भी डायमेंशन वही बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया समझ में, है ना? तो ट्राई करिए आप लोग। पहले इसकी डायमेंशन निकालिए, फिर देखिए इनमें से किससे मैच कर रहा है। आपको इसकी कैसे बताओ, इसकी निकाल के देख लीजिए, देखिए किससे मैच कर रहा है। ऐसे आएगा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, जरूर आएगा, करिए ट्राई। एंड बच्चों कॉपी एक अपनी नई कॉपी लगाना। दूसरी चीज़, आप पता नहीं पहले 10th तक तो शायद साइंस आप मिक्स करते थे, बट फिजिक्स का कॉपी अलग हो और केमिस्ट्री का कॉपी अलग हो। ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री में बुकलेट दे दूंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कल, लेकिन आपकी कॉपी भी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, ताकि आप उसके अंदर भी चीज़ें करें। तो फिजिक्स की कॉपी अलग होगी और केमिस्ट्री की कॉपी अलग। मिक्स मत करना, वो 10th वाली भी नहीं है भैया पढ़ाई, एक दिन फिजिक्स कर दी एक दिन केमिस्ट्री कर दी, ढूंढते रह जाओगे कौन सा चैप्टर चल रहा है। क्लियर है? तो फिजिक्स का अलग रजिस्टर लगेगा और केमिस्ट्री का अलग। ठीक है, इस चीज़ में कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। और नोट्स सब बच्चों को बनाने, मैं नोट्स भी चेक करूंगा, क्योंकि नोट्स नहीं हो तो कब तक याद रखोगे। कैसे पीडीएफ भेज रहे हैं, तो पीडीएफ तो भेज रहे हो, एक साइड ऑप्शन है बस, वो कहीं उसी को समझ लो कि उसी में से पढ़ लेंगे, वो वाला काम नहीं करना। क्या है भाई आंसर? स्वास्तिक पावर, स्वास्तिक के अकॉर्डिंग पावर है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग एक्सलरेशन। चलिए उर्वशी कहती है एक्सलरेशन, चलिए कॉन्ट्रोडक्शन तो है क्लास में। फोर्स, जतिन को लगता है फोर्स। और बच्चे फोर्स तुमने कहा? प्रिंस किसने कहा फोर्स? आपने कहा ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता फोर्स ही हो। उज्जवल एक्सलरेशन। तो कितने बच्चों के अकॉर्डिंग एक्सलरेशन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से 4 बच्चे। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर, नो वन। ऑप्शन नंबर बी पावर, पावर के साथ 2 बच्चे। फोर्स,
फोर्स। अरे तो बाकी बच्चे किसके साथ हैं? कोई ऑप्शन ही नहीं दिया बाकी तो मैंने। क्या दिक्कत आ रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ऊपर दिया हुआ है एनर्जी, नीचे है मास इनटू लेंथ। अब प्रॉब्लम ये आया होगा शायद तुम लोगों को कि तुम एनर्जी का डायमेंशन सोच नहीं पा रहे ना, कि सर एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, मैं ये सोचूं। बच्चों एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी तो एनर्जीज है ना, सभी तो एनर्जीज है ना। तो एनर्जी एनर्जी ही है, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन बोलो क्या होगा? सेम ही होगा ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन बोलो क्या था? सेम था। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? अभी या तो पीछे जाके ढूंढ लो, ये रहा भैया m1L2 T-2, या पीछे जाके नहीं ढूंढ सकते खुद निकाल लो हाफ mv स्क्वायर। क्या जिसको हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला पता है क्या वो मास और वेलोसिटी के स्क्वायर से डायमेंशन नहीं निकाल सकता? बच्चों निकाल सकते हैं ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं बस इतनी ही याद करो, फिलहाल 12-15 याद करनी है बस, अभी चिंता मत करो तुम लोग। तो मुझे बताओ जरा डायमेंशन का फॉर्मूला बोलो क्या है? बोलो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? m1L2 T-2। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे बताना जरा मास किस में होएगा? बोलो m में। लेंथ किस में होएगा? बोलो l में। बोलो क्या आएगी डायमेंशन? m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो बचेगा LT-2। और LT-2 डायमेंशन मुझे तो याद आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। किसका होता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? सिद्धि नहीं आया समझ में? तो LT-2 क्लियर है। एक और दो क्वेश्चन है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग सब बच्चे। अभी आपको फॉर्मूला कुछ नहीं, बस दिया है मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस। ट्राई करेंगे? फर्स्ट का पहले का ऑप्शन है ही नहीं, इसका सी। तो वेलोसिटी तो है ही नहीं ना, दे दे। फर्स्ट का डी, दैट्स मोमेंटम। स्वास्तिक क्या कर रहा है? करना आंसर फिर नहीं आ रहा। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो उसका डायमेंशन बन रहा है वो किसकी डायमेंशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है? ऋषि नहीं है, तान्या प्रेशर से मैच कर रहा है। ओके जतिन किससे मैच कर रहा है? कैसे मैच तो कैसे पता लगा? हमें तो पिछली वाली नहीं आती भी है, तो वो तो तुम लोगों को आ जाएगी, चिंता मत करिए ना। तो मैच तुम लोग टेंशन में आ रहे हो कि मैच कैसे करूं, मेरे को तो इनका डायमेंशन नहीं पता ना। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, इनका डायमेंशन निकालना आ गया कि नहीं आ गया? आता है ना निकालना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकालना आ चुका है। सर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेहनत करनी पड़ेगी भाई इतनी सी, लेकिन ये चीजें वो हैं जो 9-10 की हैं। चलिए अब निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, सबने आंसर लॉक कर दिए। फोर्स है, उर्वशी कहती है फोर्स है, फोर्स
मोमेंटम। चलिए ठीक है, 2 बच्चे फोर्स की तरफ है, एक बच्चा मोमेंटम की तरफ है, शायद बाकी बच्चे कोई एक आध बच्चे ने प्रेशर भी कहा है, कोई वर्क की तरफ नहीं जाना चाहता। चलिए ठीक है, सो मास बोलो किसमें होगा बच्चों, सब बच्चे बोलो मास किसमें होगा, एम में। अब जरा ध्यान से समझते चलना, मास होगा एम में, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी किसमें होती है, LT - 1, वेलोसिटी होती है LT, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर पर सेकंड का बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड बाय में रेडियस, रेडियस किसमें होएगा बच्चों, रेडियस लेंथ में होएगा, रेडियस किसमें होएगा, रेडियस, रेडियस तो लेंथ ही है ना अपने आप में। बोलो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, तो m1 L2 T - 2 और नीचे L1 है ना, क्योंकि वो स्क्वायर होने पे ऐसा हो गया होगा। अब L से L कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, m1 L1 T - 2। अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये डायमेंशन इनमें से कौन कैरी करता है। ये वाला डायमेंशन मुझे तो बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है, फोर्स का, बिकॉज फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। फोकस करें, आपको डायमेंशन याद होंगी इन सबकी, तो आप मैच कर जाओगे किससे मैच कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। ये निकल गया था, उससे मैच नहीं हो रहा था ना, तो आप लोगों को उसकी भी निकालनी आनी चाहिए। नहीं यार इन्होंने बात समझ में, तो सब कुछ आता होगा तो ही क्वेश्चन बन पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सारा खेल इस बात का, तुम्हें फॉर्मूले कितने अच्छे से याद है, लेकिन काम करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए बस। अभी मेन है कि प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीजें तो कर लेंगे हम याद। क्लियर है, इसके बाद आता है बच्चों की इनमें से कौन सा डायमेंशन मैच करती है रूट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू रेडियस से, बताइए कौन मैच करता है, वर्क। बच्चे कहते हैं वर्क है भाई, चलिए मैं समझाता हूं। एक्सेलरेशन बच्चों किसमें होता है, सब बच्चे, एक्सेलरेशन किसमें होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी बोलोगा LT - 2, यही होता है LT - 2। और रेडियस किसमें होता है बच्चों, L में। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, बोलो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा L स्क्वायर T - 2, L स्क्वायर, बोलो सही है कि नहीं, एक्सेलरेशन LT - 2, रेडियस L में, रेडियस लेंथ होती है L स्क्वायर T - 2। प्रिंस क्लियर है कुछ। अब रूट है बच्चों, अब रूट कैसे सॉल्व करूं, दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, या फिर आपको पता है रूट का मतलब पावर हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, सोचो ना, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, मेरे को लगता है इतना पता होगा, इतना मुझे लगता है पता होगा तुम लोगों को। तुम लोग रूट 25 को 5 लिख देते हो, क्यों लिख देते हो, क्योंकि ये 25 की पावर बोलो क्या होती है, हाफ, और आप 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और पावर होती है मल्टीप्लाई, 2 जब हाफ से मल्टीप्लाई होता है 1 आएगा, आंसर इतना आएगा, बोलो 5। पावर हाफ ही होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो या तो आप बहुत समझदारी से जानते हो कि रूट करते के साथ ही L स्क्वायर तो बन जाएगा L, और T की पावर -2 बन जाएगा T की पावर -1, तो यही बनने वाला है। तो ये तो वेलोसिटी होती है। या तुम लोग ऐसे नहीं जानते तो तुम ये सोचोगे L स्क्वायर T - 2 की पावर हाफ। अब पावर हाफ है तो वो पावर इसके लिए भी हाफ है, इसके लिए भी हाफ है। जब 2 हाफ से मल्टीप्लाई होगा 1 बन जाएगा, और -2 भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बनेगा। क्या बनेगा, -1। तो ये बनेगा L1 T - 1। तो ये LT - 1 किसका होता है, मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। किसका होता है, सिद्धि नहीं आ रही समझ में, बात नहीं आया, रूट वाला मुद्दा समझ में आ गया है पक्का। खुशी, खुशी नहीं हुई इस क्वेश्चन को देख के, मुश्किल लग रहे हैं क्या, मुश्किल नहीं है बच्चों, आप थोड़ा सा अभी नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट LT - 1 किसका डायमेंशन होता है बच्चों, वेलोसिटी का। तो बच्चों लेकिन ये वाले टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मुझे इनका डायमेंशन भी आना बहुत जरूरी है, तभी मैं उससे मैच कर पाऊंगा, बोलो है कि नहीं। और मुश्किल लग रहा है कि ये खेल आसान है गाइस। तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं आज हमने क्या करा बच्चों, 2 मिनट का रिकैप रहता है हमारा लास्ट क्लास में, लास्ट जो भी हमने पढ़ा है बेसिकली। तो आज मैंने तुम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करा है, और आज तो मैंने बहुत बस ये सिखा डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा है। अगली क्लास सिखाने वाला हूँ एक इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, नीट जेई लेवल तक उसके क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। पहले पूरा टॉपिक समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चंस करने होंगे, फिर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हालांकि आज भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ सीखने को थी, बट नेक्स्ट क्लास में इसके मेजर तौर पर ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने बनवाए ना, इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तुम लोगों को करने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने तुम्हें आज क्या सिखाया सुन लीजिए। मैंने तुम्हें सिखाया डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा भैया इस दुनिया में जितनी मर्जी फिजिकल क्वांटिटी हो, कुल मिला के बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बोलो, 7 ही है। बाकी सब क्वांटिटी तो वो उन्हीं सब का बोलो क्या है, कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं आज तुम्हें जो भी क्वांटिटी पढ़ा रहा हूं बार बार वो किसकी टर्म्स में आ रही है, मास, लेंथ और टाइम। अब किसी और में करंट वरेंट नहीं आता क्या, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी हो गया। तो मैंने कहा अभी तुमने सारी पढ़ी ही नहीं है, तुमने तो 12-13 पढ़ी है, ऐसी कितनी है बोलो, हजारों है। तो उनमें करंट भी आता है, उनमें टेम्परेचर भी आता है, बोलो है कि नहीं। तो अभी तो वो आई ही नहीं है, तो उनको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। लेकिन मान के चलते हैं इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, 7 तो ऐसी हैं जो खुद ही हैं, किसी से मिलके नहीं बनी हुई, इनको बोलो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल।
बट बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 के कॉम्बिनेशन से बनती है, उनको बोलो क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं उनको, या बोल सकते हैं कि यूनिट्स को बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइस कैसे बनाना होता है, यू जस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, मास का तो एम ही है भाई, स्पीड का होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का एरिया टाइम का एरिया हो जाएगा, फोर्स होता है मास इनटू, फॉर्मूला याद है, सब याद है बच्चों, मास और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, मास लेंथ टाइम। इसके बाद मैंने किसका कराया, बोलो वर्क हो गया, पावर हो गया, मोमेंटम हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर, एंगल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बच्चों वही है, एंगल ही है बेसिकली, बोलो किसमें होगा, डायमेंशन लेस हो गया, होगा डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन अभी तो इतनी समझ में आएगी नहीं। अच्छा स्कूल में आप लोगों को 100-150 याद करने को बोल देंगे, और उसमें ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनके फॉर्मूले तुम्हें अभी पता है ही नहीं, तो अभी तुम्हें वो ध्यान नहीं देने। मैं तुम्हें जैसे से आगे लेके चलूंगा तब मैं सिखाता चलूंगा। फिलहाल तुम लोगों को 12-13 आज डायमेंशनल फॉर्मूले समझ में आने चाहिए थे, जिनके फॉर्मूले तुम्हें 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं। क्लियर होते कि नहीं होते उतने? उसके बाद मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, बोलो कौन सी, एंगल, जिसका यूनिट तो है बट डायमेंशन लेस है, बोलो कौन सी है, एंगल है। उसके बाद बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पहले जो दिया जाता है सिचुएशन उसका डायमेंशन निकालना होता है और फिर मैच करना होता है किससे डायमेंशन मैच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा साफ सुथरा सा है, कौन सी क्वांटिटी के साथ इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का डायमेंशन मैच कर रहा है। सिंपल सा है यार, इसका निकालेंगे, देखेंगे किससे मैच कर रहा, हो जाएगी कहानी खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का बोलो भाई, ठीक है। सो ये PDF आप लोगों को आ जाएगा, वीडियो आप लोगों को शाम तक आपके ग्रुप में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, फिनिश करें यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे बच्चों। जितिन आप 1 मिनट रुक जाना, बाकी बच्चे चले जाना, बाकी सब आप लोग ग्रुप में ऐड है ना।